हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि इस दीपावली पर आप पटाखों से दूर रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में हम लोग करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब को हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो फोकस पर बनता है, ठीक है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि अनंत का सीधा संबंध जो है फोकस से है, ठीक है। और यह कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप चित्र में देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनता है, ठीक है। अगली स्थिति को देख लेते हैं। जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर एवं फोकस के बीच बनती है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्या होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगी? तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनती है। कहाँ पर बनती है? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनती है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। और यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आइए देख लेते हैं। जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आप देख रहे होंगे आभासी प्रतिबिंब बनने का ये चित्र है। ये आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है।
क्या होगा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा? आइए देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। और कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ता है। और इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्सन कहा जाता है। ठीक है। और ये 7 रंग कौन कौन है? वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है। वायलट सबसे नीचे और रेड सबसे ऊपर होता है और इसे शॉर्ट में विबग्योर कहा जाता है। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शिकार, परभक्षियां या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में जब शिकार पकड़ता है तो अपने मुंह से क्या छोड़ता है? प्राश्रव्य तरंगे निकालता है। और ये तरंग जब वापस लौट के आती है तो इसे पता चल जाता है कि शिकार मेरा कहाँ पर है। इसे इकोलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलोकेशन कहा जाता है। और जैसे ही शिकार नज़दीक आता है तरंगे कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल, भारत की सबसे पहले इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन है? सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहला इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। कौन है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की। यदि आपसे पूछ ले कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहले इसका नाम क्या था? रुड़की विश्वविद्यालय था। और इससे भी पहले इसका नाम क्या था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब की गई थी? 1847 में की गई थी, लेकिन सन 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 5वां सवाल है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सही आंसर हो जाएगा, सीसा बनता है। रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ क्या होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? 1903 में पियरे क्यूरी और उनकी पत्नी मैरी क्यूरी द्वारा खोज किया गया था और इन्होंने हेनरी बेक्वेरेल के साथ खोज किया और इसे नोबेल पुरस्कार भी इन तीनों को साथ में ही दिया गया था। 6ठा सवाल है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है। रेटिना के सामने फोकस हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश का फोकस रेटिना के सामने हो जाता है और इसे किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का निवारण। ठीक है। इसका निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। 7वां सवाल है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। तापमान का केल्विन, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के कारण निर्वात के माध्यम
से संचरित नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में नहीं चल सकती है? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे हैं और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव और गैस में तो चल सकती है लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 9 प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। पारसेक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। इफेक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। अगला सवाल, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्स किरण या एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्सरे का तरंगदैर्ध्य पराबैंगनी किरणों से छोटा होता है और गामा किरणों से बड़ा होता है। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने इसकी खोज की थी। 12वां सवाल है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाई जाती है तो क्या होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ठीक है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है और ये कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। वहीं भार जो है किसी भी पदार्थ या वस्तु को पृथ्वी जितने भी गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, उस पदार्थ या वस्तु पर लगने वाले बल की माप को भार कहा जाता है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 14वां सवाल है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, पृथ्वी से आकाश की ओर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी से सागर तल पर मार करने वाली मिसाइल। भारत की मिसाइल अग्नि 2 क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 2 कैसी मिसाइल है? मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसे किस संगठन द्वारा तैयार किया गया था? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इस मिसाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? कितनी है?
21 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी है और यह 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम थी। ठीक है, और कितने दायरे तक मार कर सकती थी? 3000 किलोमीटर तक। अगला सवाल, प्रस्रव्य तिरंगे की आवृत्ति होती है कितनी होती है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। और श्रव्य तरंगे क्या है? वैसी तरंगे जिनकी आवृत्ति कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, वैसी तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और वैसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्रस्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्य तरंगे कैसी तरंगे हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज के नीचे और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? श्रव्य ध्वनि कहलाती है, जो मानव और अन्य पशु पक्षी सुनते हैं। मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है? मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मकड़ी के शरीर से आप देखे होंगे कि एक रेशमी धागे जैसा पदार्थ निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पाइडर सिल्क कहा जाता है। यह चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, धागे जैसी संरचना में बदल जाता है। इस चिपचिपे जाल में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाता है और यह जाला वाकई में किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा तने से प्राप्त होती है। हल्दी का रासायनिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा इसका रासायनिक नाम है। अंग्रेजी नाम टर्मेरिक, पारिवारिक नाम जिंजीवरेसे। हल्दी में कौन कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी, बी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, सोडियम, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीज, पोटासियम। आप देख रहे होंगे इसमें लगभग सभी विटामिन शामिल होते हैं। 18वां सवाल है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा शैवालों में होता है। शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें जड़, पत्तियां और तना विभाजित नहीं होती है। और ये कहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं? इन नम दीवारों, अलवणीय और लवणीय जल, वृक्षों की छाल पर, नम दीवारों पर भूरी और काली परतों के रूप में मिलते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। 19वां सवाल है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? आपका आंसर होगा सोयाबीन में। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स इसका रासायनिक नाम है। इसमें मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी और 5% क्या होती है? भस्म होती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है? लोहे का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालक है। पालक का रासायनिक नाम क्या है? पालक का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिनेसिया ओलेरेक्सिया है। और यह कैसा पादप है? ऐसा पादप है जिनकी पत्तियां जो है साग के रूप में खाई जाती है। मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, ऑक्जेलिक एसिड इसमें होते हैं। पालक में विटामिन सी, बी और ई पाया जाता है। इसके अलावा पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट सवाल, 21वां सवाल है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कुसुम के
वनस्पति तेल से वाटर प्रूफ कपड़ा बनाए जाते हैं। और वास्तविक रूप से किससे कुसुम का रासायनिक नाम क्या है? कार्थेमस टिंकोटोरियस। और व्यावसायिक रूप से इसके बीज से वनस्पति तेल निकाले जाते हैं। 22वां सवाल है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। रेनिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से निकलता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की काफ़ी जरूरत होती है। ये एंजाइम अमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलती है। यह एक बच्चे के जन्म के से लेकर 3 साल तक स्रावित होता है। लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से सबन्यूट से बनी होती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र क्या है? C12H22O11। 30वां सवाल है, मादा जनन हार्मोन कौन है? मादा जनन हार्मोन कौन है? सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो महिला प्रजनन प्रणाली के विनियमन और विकास के लिए जरूरी होता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर एवं ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, एंटीपायरेटिक्स औषधियाँ किस में प्रयोग की जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा दर्द और बुखार उतारने में की जाती है। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।